आप सबका स्वागत है हमारे मोटा भाई एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम बात करने वाले मनी हाइस्ट की लास्ट सीजन के नए पार्ट की। ये वेब सीरीज़ में क्या सस्पेंस आया है ये सब हमको आगे पता चलेगा, पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं अपने 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँ और अपना गोल कंप्लीट कर सकूँ। तो हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दुनिया में जितना भी सोना है वो अर्थ पर 4 खरब साल पहले हुए उल्कापिंड की बारिश की वजह से है, और ये बातें एस्ट्रोफिजिस्ट ने बताया है और ये हमें टोक्यो की आवाज़ में सुनाई देता है। साथ में कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि टोक्यो मर चुकी है और उसके मौत के कारण उसकी सारी टीम गम में डूबी हुई है। खासतौर पे प्रोफेसर यहाँ पे सब कुछ तोड़फोड़ करते हुए दिखाते हैं। आगे डेनवर स्टॉकहोम पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब स्टॉकहोम बोलती है कि मैंने मॉर्फिन लिया है। तब डेनवर कहता है कि टोक्यो मर चुकी है। स्टॉकहोम ये सुन के नशे में बोलती है, क्या टोक्यो मर चुकी है। अगले सीन में सगेस्ता तमायो को बोलता है कि हमने टोक्यो को मार दिया है, और ये खबर सुन के तमायो बहुत खुश होता है। लेकिन दोस्तों हमें पता है ये खबर सुन के हम ऑडियंस लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आगे तमायो बोलता है कि तुम अपनी बची हुई टीम को लेके वापस आ जाओ, तुम्हारा मिशन यहीं पे खत्म होता है। पर सगेस्ता तमायो की बात नहीं मानता और उसके जवाब में कहता है कि इस रॉबरी को हम रोक के रहेंगे, और कॉल काट देता है। सगेस्ता अपनी बची हुई एक मेंबर के साथ प्रोफेसर के टीम मेंबर से बोलता है कि हमें हेल्प चाहिए, हमारा एक मेंबर घायल है। तभी पलेर्मो बोलता है कि तुम कितने लोग हो। उसके जवाब में सगेस्ता बोलता है हम 2 लोग हैं। साथ में पलेर्मो प्रोफेसर को बताता है कि आर्मी हमसे समझौता करना चाहती है। अगले सीन में हम प्रोफेसर के अड्डे को देखते हैं जहाँ पे सियरा मौका देख के अपने छोटे बच्चे के साथ गाड़ी चुरा के भाग जाती है, और साथ में प्रोफेसर को भी दूसरी गाड़ी लेके सियरा का पीछा करते हुए दिखाते हैं। आगे हम 5 साल पहले की कहानी को देखते हैं जहाँ पे बर्लिन, मार्सेलिया, पलेर्मो और बोगोता साथ में दिखाई देते हैं, और वो लोग यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन पंप को चुराने आए हुए होते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये वही पंप है जिसकी मदद से ये लोग पिघलाया हुआ 90 टन सोना बाहर निकालने वाले थे। साथ में सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, और हम वही पंप को देख पाते हैं जिसको उन्होंने 5 साल पहले चुराया था। आप सोच सकते हैं कि ये प्लानिंग कितनी बारीकी से की गई है। अगले सीन में लिस्बन मदियास को दरवाजा तोड़ने के लिए बुलाती है ताकि वो लोग आर्मी से यानी कि सगेस्ता से बात कर सके। तभी पीछे से रियो की आवाज़ आती है और वो रॉकेट लॉन्चर के साथ गुस्से में दिखाई देता है। रियो बोलता है कि मैं उन सब को उड़ा दूंगा जिन्होंने मेरी टोक्यो को हमसे छीन लिया है। पर लिस्बन यहाँ पे मना कर देती है और रियो को रोक लेती है और बोलती है कि अब कोई नहीं मरेगा यहाँ पे। आगे की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और मार्सिलिया दोनों अलग अलग गाड़ी में सियरा का पीछा करते हैं जो कि वो भाग चुकी थी। दिलचस्प बात यहाँ पे ये होती है कि सियरा जो गाड़ी लेके भागी हुई थी वो गाड़ी प्रोफेसर की गाड़ी और मार्सिलिया की गाड़ी से ट्रैकिंग सिस्टम से अटैच थी, जिससे वो लोग उसका पीछा करते रहते हैं। एंड प्रोफेसर सियरा को रोकने के लिए बोलते हैं पर वो नहीं मानती और भागती रहती है। तभी आगे से मार्सिलिया सियरा को रोकने के लिए आगे से आता है, पर सियरा मार्सिलिया की गाड़ी पे गोली चला के टायर पंचर कर देती है। अब अकेले प्रोफेसर सियरा का पीछा करते रहते हैं। अगले सीन में स्टॉकहोम और हेलसिंकी को देख पाते हैं और हेलसिंकी स्टॉकहोम से पूछता है कि कौन मरा। तब वो कहती है कि टोक्यो मरी। हेलसिंकी फिर से पूछता है कि और कौन मरा है, क्योंकि मुझे 4 धमाके सुनाई दिए। तभी स्टॉकहोम बताती है कि 6 सोल्जर्स मरे हैं। आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि तमायो को, जो कि अब वो मर रहे हुए सोल्जर्स के परिवार का इस्तेमाल करके यानी फायदा उठा के रॉबरी करने वाले लोग को बदनाम करना चाहता था, पर इसी बात पे एंजल ये सब करने से रोकने की बात करता है, पर तमायो नहीं मानता। आगे फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हम पलेर्मो और उनके साथी को देखते हैं जहां पे वो लोग दरवाजे तोड़कर सगेस्ता के पास पहुंचते हैं, जहां पर सगेस्ता बैठा हुआ था मरे हुए साथी का लॉकेट लेकर। सगेस्ता पलेर्मो से बोलता है कि शर्त के मुताबिक मुझे बंदी बना लो, पर मेरे एक घायल साथी का डॉक्टर से इलाज करवा दो। पलेर्मो बोलता है कि तुम भी यहीं रहोगे और तुम्हारा साथी भी यहीं रहेगा, हम उसका इलाज करवा देंगे। तभी सगेस्ता तमायो को कॉल करके बताता है कि हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। ये बात सुन के तमायो उसकी बात मान लेता है। आगे डेनवर वहाँ पहुँचता है जहाँ पे टोक्यो मरी थी, और डेनवर अपने कुछ खास पल को याद करता है जो उसने टोक्यो के साथ बिताए थे। पर यहाँ पे दोस्तों उसकी डेड बॉडी कहीं पे दिखाई गई नहीं है, तो शायद बॉम्ब फूटने की वजह से उसकी डेड बॉडी के चिथड़े उड़ गए होंगे। अगले सीन में हम प्रोफेसर को सियरा का अभी तक पीछा करते हुए देखते हैं। आगे प्रोफेसर को वही गाड़ी एक तबेले
रास्ते पर खड़ी मिलती है, जो गाड़ी सियरा लेकर भाग गई थी। आगे प्रोफेसर और सियरा आमने सामने एक दूसरे पे गन तानते हैं और वहाँ पे उन दोनों में बातचीत होती है। सियरा वहाँ पे प्रोफेसर को गुस्सा दिलाती रहती है, इसलिए प्रोफेसर को मजबूरन सियरा पे गन चलानी पड़ती है, पर तभी उस गन में से गोली नहीं चलती, यानी कि वो गन खाली थी। ये देख के प्रोफेसर हक्का बक्का रह जाता है कि आखिरकार गन में से गोली चली क्यों नहीं। तभी सियरा प्रोफेसर से कहती है कि मैं जब वहाँ से भाग रही थी, मैंने उस टाइम गन में से गोलियां निकाल ली थी। आगे हम मनीला और डेनवर को साथ में देखते हैं, जहाँ पर डेनवर बोलता है कि मुझे अपनी वो जिंदगी याद आ रही है जो साथ में हमने पार्टी करते हुए बिताई थी, और उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक बातें होती हैं। तभी डेनवर मनीला को किस कर लेता है। तभी वहाँ पे पलेर्मो का कॉल आता है और उनसे कहता है कि डॉक्टर आ गए हैं, फौरन घायलों को डॉक्टर के पास ले जाओ। आगे हम ये देखते हैं कि सियरा ने प्रोफेसर को पकड़ लिया है और उसके हाथ पैर बांध करके गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्लिन और मार्सिलिया उस पंप को चुराने गए थे। यहाँ पर पलेर्मो अपने सुपरवाइजर से बर्लिन और मार्सिलिया दोनों से मिलवाता है और कहता है कि ये दोनों इंजीनियर हैं और यहाँ पर पंप रिपेयर करने आए हैं। बर्लिन सुपरवाइजर से कहलाता है कि पंप ज़्यादा खराब है, इसको हम यहाँ रिपेयर नहीं कर सकते, पंप को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। और इस पंप को रिपेयर करने के लिए वो सुपरवाइजर से 50% एडवांस भी मांग लेते हैं और वो सुपरवाइजर मान भी जाता है। अगले सीन में हम एक लेडी और जेंट्स डॉक्टर को अंदर आते हुए देखते हैं, जहाँ पर डेनवर उनकी चेकिंग करता है। उसके बाद डॉक्टर हेल्सिंकी और घायल आर्मी मैन को देखते हैं। आगे लिस्बन बैंक ऑफ स्पेन में से लाइव वीडियो करती है और इस लाइव वीडियो को तमायो और उसकी टीम देखती है। साथ में बाहर जो पब्लिक खड़ी थी वो सब अपने मोबाइल पे देखती है। तमायो इस लाइव स्ट्रीम को रोकने की बात करता है, पर वो स्टॉप नहीं कर पाता। इस लाइव स्ट्रीम में लिस्बन बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जो हुआ होता है वो बताती है, यानी कि 7 लोग मारे गए हैं, उसमें से 6 सोल्जर्स थे और एक उनकी साथी टोक्यो थी। ये सब सुन के बाहर की ऑडियंस रोने लगती है और भावुक हो जाती है। लिस्बन ये भी बोलती है कि अब ये चोरी जंग में बदल चुकी है, तो आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ है उसके बाद आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करने वाले। तभी हमको बाहर से ऑडियंस की आवाज आनी शुरू होती है, जो ये कह रहे होते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सुन के तमायो बाहर निकलता है और उसका चेहरा टमाटर के जैसे लाल हो गया होता है। सच बताऊं तो ये सीन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी छोटे बच्चे के हाथ में से लॉलीपॉप छीन लिया हो। आगे तमायो अंदर आके कहता है कि लिस्बन ने दुख भरी कहानी सुना के ऑडियंस को अपनी तरफ खींच के मेरा प्लान चौपट कर दिया। अगले सीन में हम डेनवर को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर मनीला आती है और कहती है कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आर्थुर बच गया, और उन दोनों के बीच रोमांटिक बातें होती हैं। आगे हम तमायो को फिर से देखते हैं और इस बार वो अपने घर गया होता है, जहाँ पर सियरा पहले से होती है और तमायो की बीवी को बंदी बना लिया होता है। साथ में सियरा ये बताती है कि मैंने प्रोफेसर को पकड़ लिया है और वो मेरी कैद में है, तुम चाहो तो मैं उसे गिफ्ट के रूप में दे सकती हूँ। उसके बदले में सियरा तमायो से ये कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर से सारे गलत चार्ज हटाने होंगे और साथ में इस्तीफा देना होगा एंड सारे फसाद का इल्जाम तुम्हें अपने ऊपर लेना होगा। बाद में तुम प्रोफेसर को सरकार को सौंप देना और हीरो बन जाना। पर तमायो उसे मना कर देता है। तब सियरा बोलती है कि मैं भी अपनी साइड बदल लूंगी और रकेल की तरह प्रोफेसर की टीम में चली जाऊंगी। तमायो उससे कहता है कि मुझे गोली मार दो या तो खुद को सरेंडर कर दो, क्योंकि 3 मिनट पहले मैंने अलार्म बजा के पुलिस को यहाँ पे बुला लिया है। दूसरी तरफ प्रोफेसर गाड़ी से भागने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो अभी तमायो के घर के बाहर है, इसलिए वो तुरंत तमायो के घर जाता है सियरा को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर पुलिस पीछे पीछे आ जाती है और ये देख के प्रोफेसर और सियरा बगल में दूसरे कमरे में एक लेडी को बंदी बनाकर वहाँ चले जाते हैं और छुप जाते हैं, और साथ में यही एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पार्ट 6 खत्म हुआ था, यानी कि पुलिस यहाँ पे आ चुकी है और उनसे बचने के लिए प्रोफेसर एंड सियरा एक कमरे में छिप जाते हैं। आगे पुलिस वाले तमायो के घर जाते हैं और उसे उठाते हैं। तब तमायो बोलता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर सियरा आई थी और उसके पास एक बच्चा भी था और वो अभी यहाँ से भागी है। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि पिछले 4 मिनट में इस बिल्डिंग से कोई बाहर जाते हुए नहीं दिखा है। तब तमायो बोलता है इसका मतलब सियरा किसी बिल्डिंग में छुप गई होगी। तमायो उससे बोलता है कि 4 किलोमीटर का एरिया सीज कर दो, साथ में सारे मिलिट्री फोर्स को बुला लो
निकालो और उसको ढूंढो। तो पुलिस वाले बिल्डिंग के अंदर सभी के घरों में जाकर तलाशी करने लगते हैं। प्रोफेसर सियरा से उसका बच्चा और अपना चश्मा वापस ले लेता है, जिसके बाद प्रोफेसर एक कपड़े से बच्चे को अपने ऊपर बांध लेता है। यह सीन देख के तो मुझे रानी लक्ष्मीबाई की याद आ गई, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बच्चा बांधा था। जिसके बाद प्रोफेसर खिड़की से नीचे उतरने के लिए एक रस्सी बांधते हैं और उसके बाद वो रस्सी के हेल्प से नीचे उतर के भागने लगते हैं। पुलिस को सर्च करते टाइम पता चल जाता है कि वो दोनों पीछे वाले रास्ते से भाग गए हैं। तभी पुलिस आकर सड़क पर सभी लोगों को चेक करने लगती है, जिसे देखकर सियरा और प्रोफेसर एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम मार्सिलिया को देखते हैं, जो प्रोफेसर का पीछा करते करते पैदल उस जगह पहुंच जाता है जहां पर प्रोफेसर को सियरा ने बंदी बना लिया था। आगे मार्सिलिया बेंजामिन को बताता है कि मुझे लगता है कि सियरा ने फिर से प्रोफेसर को पकड़ लिया है। तो बेंजामिन कहता है कि अब आगे क्या करना है। तो मार्सिलिया उसे कहता है कि कमांड अपने हाथ में लो और आगे का प्लान फॉलो करते रहो। प्रोफेसर एंड सियरा एक घर में आ जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं होता और प्रोफेसर मिलिट्री को यहाँ पर आते हुए देखकर समझ जाता है कि वो हर घर की तलाशी लेने वाले हैं। फिर हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर बर्लिन प्रोफेसर को बैंक ऑफ स्पेन का सारा सोना चुराने का प्लान बताता है और साथ में कहता है कि हम सारे सोने को पिघलाकर छोटे छोटे दाने बना देंगे। उसके बाद पाइपलाइन की हेल्प से उन्हें फ्लश करके प्रेशर पंप से सोने को आराम से बिल्डिंग के बाहर निकाल लेंगे। लेकिन प्रोफेसर को लगता है कि बर्लिन का प्लान फेल हो सकता है, इसलिए वो बर्लिन से कुछ सवाल पूछता है और ये भी पूछता है कि सोना कहां पर आकर गिरेगा। तो उसके जवाब में बर्लिन बोलता है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टॉर्म वाटर टैंक में। तो प्रोफेसर कहता है लेकिन अगर उस दिन बारिश हो गई तो सब कुछ बह जाएगा, इसलिए प्रोफेसर को ये प्लान ज्यादा पसंद नहीं आता। बर्लिन उसके जवाब में बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। फिर हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहाँ पर पलेर्मो और बाकी सभी टीम के बीच कुछ बातचीत होती है, जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सोने को बाहर निकालेंगे और जहाँ सोने को बाहर निकालना होता है वहाँ पर बेंजामिन अपनी टीम के साथ तैयारी में लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल पहले ले जाया जाता है जहाँ पर बर्लिन पलेर्मो को बता देता है कि उसने प्रोफेसर को बैंक ऑफ स्पेन से सोना चुराने का प्लान बता दिया है। तो ये सुनकर पलेर्मो बहुत खुश हो जाता है और रात के 3 बजे ही प्रोफेसर को पूरा प्लान समझाने के लिए आ जाता है। तो प्रोफेसर उससे पूछता है कि 90 टन सोने को दाने में बदलने के बाद हम क्या करेंगे। बर्लिन बोलता है कि बैंक में हमारे पास एक वॉल्ट है जिसमें 1,20,000 लीटर पानी है, वही पानी हमारे लिए प्रेशर का काम करेगा। ब्लैक पाइप के अंदर वॉल्ट का पानी जाएगा जहां वह सोने से मिलेगा और इस लाल कलर की पाइप की मदद से सोने के छोटे दाने बहेंगे। तो प्रोफेसर कहता है इस 5 इंच मोटे पाइप से सोने के बहुत सारे छोटे दाने को प्रॉपर प्रेशर के साथ नहीं बहा पाओगे। तो पलेर्मो कहता है इसके बाद सोना एक गटर की नाली में पड़ा आराम कर रहा होगा, लेकिन असली प्रेशर कुछ देर बाद आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर छुपने के लिए एक सोफे के अंदर जगह बना रहा होता है ताकि वो दोनों उसके अंदर छुप सके, लेकिन उनका पूरा काम खत्म होने से पहले ही उनके रूम के बाहर मिलिट्री आ जाती है और गेट खोलने के लिए कहती है। तब वहां पर एक आदमी आकर कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। जब तक मिलिट्री अंदर आती तब तक प्रोफेसर सियरा और उसका बच्चा सोफे के अंदर घुस जाते हैं और सोफे को पैक कर देते हैं। फिर जब मिलिट्री को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता तो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक सियरा की बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। मिलिट्री फिर से वहां पर देखने लगती है तो प्रोफेसर सोफे को थोड़ा सा हिलाता है जिससे कि सोफे के ऊपर बैठी एक बिल्ली आवाज करती है। तो मिलिट्री वालों को लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और उन्होंने पहले भी बिल्ली की आवाज सुनी थी, तो वो सब उस रूम को सील करके वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डेनवर और रियो सोने के दानों को एक पाइप में डालते हैं और पलेर्मो दूसरे पंप को पाइप में फिट करके उसे स्टार्ट कर देता है। ये पंप इतना प्रेशर बनाएगा जिससे सोने के दाने उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर बेंजामिन अपनी टीम के साथ है, लेकिन वहां पर कोई गड़बड़ हो जाती है या पंप ठीक से प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बेंजामिन के पास अभी तक सोने के दाने नहीं पहुंचते। पलेर्मो पंप के पास जाता है और प्यार से पंप से बोलता है जाने मन शुरू हो जा, इस चोरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तू इस वक्त मुझे धोखा नहीं दे सकती, चल अपना कमाल दिखा दे। तभी बेंजामिन के पास उस पाइप से सोने के दाने गिरने लगते हैं जिससे कि सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आगे बेंजामिन की टीम सोने के दाने को पिघला के फिर से सोने की ईंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ सियरा एंड प्रोफेसर साथ में कुछ खा रहे होते हैं। साथ में उन दोनों के बीच बात होती है जहाँ पे प्रोफेसर सियरा से बोलता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने 2 प्यारे साथियों को खो दिया है, अब मैं किसी को खोना नहीं चाहता।
सकता और मैं तुम्हारी बेटी विक्टोरिया को जेल में बड़ा होने नहीं दूंगा। इसके जवाब में सियरा प्रोफेसर से बोलती है कि मैं भी तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगी और इस मिशन में तुम्हारे साथ दूंगी। और फाइनली सियरा प्रोफेसर के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर हेल्सिंकी के पैर का इलाज करना स्टार्ट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं सगस्ता की टीम की एक लेडी मेंबर को, जिसके बारे में सगस्ता ने पलेर्मो या किसी को भी नहीं बताया होता कि वो जिंदा है। वो वेंटिलेटर के पाइप के अंदर होती है और उसे एंजल उसे मैप के जरिए बाहर से गाइड कर रहा होता है और वो इसी तरह से दरवाजे पे लगे सारे बम को डिफ्यूज कर देती है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर को एक फोन मिलता है तो वो चार्ज करके अपने मेन कंप्यूटर पे कॉल करता है और बेंजामिन को कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक मिशन है। तो बेंजामिन और मार्सिलिया अपने कुछ आदमी के साथ उस मिशन पर निकल जाते हैं और एक ट्रक को चुरा लेते हैं। ये ट्रक कचरा उठाने वाला ट्रक होता है। वो लोग इस ट्रक को लेकर प्रोफेसर के एरिया में पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर एंड सियरा एक कचरे के डिब्बे में छुप जाते हैं। बेंजामिन और मार्सिलिया उस कचरे के डब्बे को उठाकर ट्रक में उलट देते हैं, जिससे प्रोफेसर एंड सियरा वहां से सेफ निकल जाते हैं। प्रोफेसर अपने अड्डे पर पहुंचता है और सोने की चोरी को कामयाब होते हुए देखकर प्रोफेसर काफी खुश हो जाता है। साथ में सियरा को भी इतना सारा सोना एक साथ देखकर मजा ही आ जाता है। इसके साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज हम बात करने वाले मनी हाइस्ट के 8 एपिसोड की। कहानी शुरू होती है तब हमें 5 की स्टोरी दिखाते हैं, जहां पर तातियाना और बर्लिन साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तातियाना काफी ज्यादा निराश होती है। ये देखकर बर्लिन उससे पूछता है, आप काफी निराश नजर आ रही हैं। यहीं से तो रिश्ते टूटने की शुरुआत होती है। क्या आपकी जिंदगी में कोई और है? तातियाना उसे कुछ नहीं बताती और बर्लिन से कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इस बात से बर्लिन को गुस्सा आता है। बाद में तातियाना एक टैक्सी लेती है और जाने लगती है। तभी बर्लिन भी उसका पीछा करने लगता है। तातियाना एक होटल पर पहुंचती है, जहां पर बर्लिन उसे उसके बेटे राफेल के साथ देखता है और बर्लिन को यहाँ पे पता लगता है कि तातियाना का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके बेटे के साथ ही चल रहा होता है। बर्लिन ये सब देखकर काफी दुखी और निराश हो जाता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और जहाँ पर सोने को बाहर निकाला जा रहा होता है और फाइनली सारा सोना बैंक के बाहर चला जाता है। इस बात से सब लोग काफी खुश होते हैं। अगली सीन में हम तमायो के बेसमेंट को देखते हैं, जहाँ पर उसका साथी उसे बताता है कि हमें पानी की हलन चलन की आवाजें आ रही हैं। वो लोग शायद वॉल्ट से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। उसी के रिप्लाई में तमायो कहता है कि अगर वो पंप के जरिए पानी से सोने को बाहर निकाल रहे हैं तो हमें पता लगाना होगा कि वो सोने को आखिर कहाँ निकालेंगे। फिर हम प्रोफेसर की टीम को देखते हैं, जो सोना बाहर निकालने की खुशी में बेला चाऊ गाना गा रहे होते हैं, क्योंकि उन चोरों ने 90 टन सोना पुलिस के नाक के नीचे से बैंक से बाहर निकाल दिया। पर दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं था। उन्हें आने वाले खतरे की भनक तक नहीं थी। फिर हम डेनवर को देखते हैं, जो कि स्टॉकहोम के पास आता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि मैंने मनीला को किस किया। ये सब सुन के स्टॉकहोम थोड़ी परेशान हो जाती है। अगले सीन में तमायो को देखते हैं, जहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर उसे बता रहा होता है कि 90 टन सोना बाहर निकालने के लिए उन्हें कम से कम एक ऑयल पंप की जरूरत तो पड़ेगी। फिर तमायो कहता है कि अगर वो पाइपलाइन के जरिए सोने को बाहर निकाल रहे हैं तो मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। फिर वही ऑफिसर उन सबको बता रहा होता है कि ये पाइपलाइन कई डैम और प्लांट्स में खुलते हैं। तो तमायो कहता है कि मुझे सारी पाइपलाइन की जानकारी चाहिए कि वो पाइप कहाँ कहाँ खुलती है और पानी कहाँ कहाँ बहता है। फिर तमायो आर्मी और पुलिस वालों को उन जगह पर चेकिंग के लिए भेज देता है। उसके बाद लिस्बन देखती है और प्रोफेसर को बताती है कि आर्मी और पुलिस वाले कहीं जा रहे हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अभी सही वक्त है कि तुम आराम कर लो, वो लोग मुझे अभी भी शहर में ढूंढ रहे हैं। फिर हम सगिस्ता की एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं, जिससे एंजल पूछता है कि काम हो गया। तब वह कहती है कि अभी काम बाकी है। फिर हम स्टॉकहोम को देखते हैं, जिससे लिफ्ट से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वहां जाकर देखती है तो लिफ्ट में उसे किसी का साया नजर आता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और हवा में गोलियां चलाने लगती है। उसी वक्त डेनवर भी आता है और वो लकीली उस गोलियों से बच जाता है। स्टॉकहोम और डेनवर के बीच बातचीत होती है। स्टॉकहोम डेनवर से कहती है कि मैं पागल हो रही हूँ, मुझसे सबको खतरा है, मेरा दिमाग हिल चुका है। तब डेनवर उसको समझाता है कि सब ठीक है। अगले सीन में सगस्ता की टीम मेंबर अपने मरे हुए साथी के पास जाती है और मेडिकेट ढूंढती है। फिर हम पुलिस की कार को देखते हैं, जो कि वो उन जगह पर जा रही होती है जहां पर वो पाइपलाइन खुलती है। फिर हम डेनवर को देखते हैं, जो कि स्टॉकहोम को एक जगह पर लेकर आता है। फिर स्टॉकहोम डेनवर से कहती है कि टेंशन मत लो, मुझे पहले से ही सब कुछ पता है कि तुमने मनीला को किस किया है और मुझे ये भी मालूम था कि तुम छुप छुप कर जाकर पार्टियां करते हो। तो डेनवर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और उसे खुश करने की कोशिश करता है।
फिर हम देखते हैं कि आर्मी वाले लोग एक प्लांट में आते हैं और वहाँ की तलाशी ले रहे होते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम उस लेडी को देखते हैं जिसको इंजरी हुई होती है, वो खुद ही अपनी इंजरी पर स्ट्रेच लगाती है और एंजल से कहती है कि मुझे आखिरी बॉम्ब डिफ्यूज करना है। तो एंजल उसे कहता है ओके। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक हाइड्रोलिक डैम पर आते हैं, जहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम सभी चोरों को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर मदियास बोलता है कि सबके शहरों वाले नाम है तो मुझे भी एक शहरों वाला नाम चाहिए। फिर वो अपने लिए पंपलोना नाम सिलेक्ट करता है और सब लोग उसे पंपलोना कहने लग जाते हैं। फिर स्टोरी पास्ट में आती है और हम बर्लिन को देखते हैं जो कि उसी होटल में आता है जहाँ पर तातियाना गई थी। इन दोनों का अफेयर के बारे में पता चलने पर बर्लिन को काफी दुख होता है क्योंकि उसको अपने बेटे ने धोखा दिया। इस गम में बर्लिन बाहर में तोड़फोड़ करने लगता है। वहाँ पर पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। ये पहली और आखिरी बार था कि बर्लिन जेल गया क्योंकि उसका दिल टूटा था, वो भी अपनों से। फिर हम पुलिस को देखते हैं जो कि स्टॉर्म वाटर टैंक की तरफ जा रही होती है। तब मार्सिलिया मॉनिटर पर देखता है कि उनकी जगह की तरफ पुलिस आ रही है और प्रोफेसर काफी घबरा जाता है और उसे समझाता है कि और खून खराबा नहीं, पर मार्सिलिया उसकी बात नहीं मानता। तब प्रोफेसर उसे एक पंच मारता है। तब पुलिस वहां पर आती है और सब लोगों को पकड़ लेती है। फिर स्टोरी पास्ट में जाती है जहां पर प्रोफेसर बर्लिन को अपने साथ लेकर आते हैं और प्रोफेसर बर्लिन से कहते हैं कि आपने पूरे यूरोप में 27 चोरियां की, फिर भी आप पकड़े नहीं गए, पर आपने एक बार में तोड़फोड़ की और खुद को जानबूझकर पकड़वाया। तो बर्लिन कहता है कि बेटी के जाने से मुझे काफी दुख हुआ, हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। जिंदगी ऐसा तमाचा लगाती है और उसके निशान जिंदगी भर रह जाती हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि आपका साथ देंगे इस बड़ी चोरी में और कामयाबी हासिल करेंगे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि काफी टाइम से प्रोफेसर और उसके साथियों को एक वैन में बंद करके रखा होता है। तब प्रोफेसर कहता है कि हमें पुलिस की सायरन की आवाज आ रही है और साथ में वॉकी टॉकी पर पुलिस वालों की, पर हमें एक भी कार की आवाज नहीं आ रही। फिर उन्हें शक होने लगता है। तभी प्रोफेसर को पलोरमो की कही महत्वपूर्ण बातें याद आती हैं कि अगर हम सोने को ढलान की तरफ से निकालेंगे ये तो काफी आसान होगा और पुलिस वाले हमको पकड़ लेंगे, पर हम सोने को अगर ऊपर की तरफ पुश करेंगे जिससे कि पुलिस वाले एंड ना ही कोई और हमें ढूंढ पाएगा। फिर हम पुलिस को देखते हैं जिनको वाटर टैंक में कुछ भी नहीं मिलता, जिससे तमायो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि सोना आखिरकार गया कहाँ, उसे आसमान खा गया या धरती निगल गई। फिर प्रोफेसर उस वैन की खिड़की को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वो देखता है कि वहाँ पर बस पुलिस की कार है और वहाँ पर एक भी गार्ड नहीं है। और यहाँ पर उसे सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है कि जो पुलिस बनकर वहाँ पर आए थे और जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया वो कोई और नहीं बल्कि तातियाना और बर्लिन के बेटे का प्लान था और उन लोगों ने उनका सारा सोना चुरा लिया है। साथ में ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। सोना चोरी हो जाने की वजह से सब लोग गुस्सा और निराश होते हैं। तब प्रोफेसर लड़ने का डिसाइड करते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि अपने अपने हथियार ले लो। फिर वो कार में वहाँ से निकल जाते हैं। वो नहीं जानते कि हम उनको ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए हमारी गाड़ी के GPS ऑन करो। फिर प्रोफेसर रकेल यानी लिस्बन को कॉल करता है और उसे बता देता है कि हमारा सोना चोरी हो गया है। कुछ लोग नकली पुलिस बन के आए और उन्होंने हमारा सारा सोना चुरा लिया। तब पलेर्मो कहता है कि जब आप लोग वहाँ से निकलने वाले थे क्या उस वक्त वो वहाँ पर आए? इसका मतलब साफ है कि किसी अपने ने हमें धोखा दिया है। तब लिस्बन पलेर्मो से कहती है कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? तो वो कहता है कि बिना सोने के तो निकलना मुश्किल है। आगे प्रोफेसर उसके साथ ही उन चोरों को ट्रैक करते हुए एक पुरानी खदान पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें ट्रक दिखते हैं। वो ट्रक की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर उन्हें सोना नहीं मिलता। इस बात से वो और ज्यादा निराश हो जाते हैं। तब प्रोफेसर पलेर्मो को कॉल करता है और बताता है कि उन्होंने ट्रक से 90 टन सोना आधे घंटे में खाली कर लिया और कहीं पे शिफ्ट कर दिया। पलेर्मो कहता है कि ये काम एक ही शख्स का हो सकता है, उसे प्लान पता था। तब प्रोफेसर कहता है कि उसे प्लान नहीं पता था, बस उसे इतना पता था कि हम चोरी कैसे करने वाले हैं। तब पलेर्मो कहता है कि तुम्हारा भाई प्यार में अंधा था, इसलिए उसे प्लान की सब डिटेल बता दी होगी। तब लिस्बन कहती है कि लोग अक्सर बिस्तर पर अपने सारे राज उगल देते हैं, तुमने भी मुझे अपनी सारी चोरी की प्लान और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिस्तर पे ही बताई थी। तब सियरा अब प्रोफेसर के पास आती है और उसे पूछते कि तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो? तब प्रोफेसर उसे बताता है कि मैं अपने भाई की एक्स वाइफ की तातियाना की बात कर रहा हूँ। आगे प्रोफेसर उस जगह को चेक कर रहा होता है। तब उसे
उसे पता चलता है कि वो सब लोग सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि ट्रक आने के बाद हमें निकलने में 8 से 10 घंटे लगेंगे, बस वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। फिर प्रोफेसर अचानक से सोचने लगता है कि वो किस तरीके से सोने को यहाँ से ले गए होंगे और पूरी टीम को कॉल करके बता देते हैं कि हमारा सोना चोरी हो गया है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर प्रोफेसर रियो को कॉल करके बोलता है कि तुम सभी सीसीटीवी कैमरास को हैक करो और पता लगाओ कि कोई कचरे का ट्रक या बड़े ट्रक इस खदान से निकले हैं। प्रोफेसर मार्सिलिया को कहते हैं कि तुम ट्रक लेकर टॉम थम प्लान को स्टार्ट कर दो। प्रोफेसर सभी टीम वालों से कहता है कि हम तुम्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे और मेरा आपसे वादा है कि मैं सोने को वापस लेकर आऊंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहां उन लोगों ने सोच लिया था कि हमने सगस्ता को हरा दिया है, पर असल में खतरा अभी टला नहीं था। फिर हम पास का एक सीन दिखाया जाता है जहां पे सगस्ता को देखते हैं जो अपनी टीम की लेडी मेंबर को कह रहा होता है कि तुम्हें सारे बम डिफ्यूज करने हैं बिना किसी की नज़र में आए, और जो डॉक्टर बाहर से अंदर आएंगे वो सोल्जर्स होने चाहिए। मैं और डॉक्टर उन्हें उलझा कर रखेंगे। फिर हम लेडी मेंबर को देखते हैं जिसने सारे बम डिफ्यूज कर दिए थे, साथ में उसने मेन डोर का बम भी डिफ्यूज कर दिया है। फिर वह लेडी तमायो को बताती है कि मैंने सारे बम डिफ्यूज कर दिया है, जहाँ पर तमायो उससे कहता है कि हम तुम्हारे इशारे का इंतजार करेंगे। अगले सीन में मार्सिलिया अपने ठिकाने पर वापस आता है और सारे सबूतों को जलाने लग जाता है। आगे प्रोफेसर को देखते हैं जो कि रियो से कहकर सीसीटीवी कैमरा को हैक करवाता है और उसे कहता है कि तुम्हें 3-4 कचरे के ट्रक या बड़े ट्रक ढूंढने हैं। रियो कहता है कि मुझे ऐसे कोई भी ट्रक नजर नहीं आ रहे हैं। फिर प्रोफेसर सोच रहे होते हैं और उन्हें याद आता है कि पलेर्मो ने उन्हें कहा था कि ये बर्लिन का बेटा है, उसने वही ट्रिक इस्तेमाल करी जो हम करते हैं, यानी गुमराह करने की। फिर वो रियो से कहता है कि तुम इस सीसीटीवी को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है या फिर तुम्हें सीसीटीवी फुटेज नकली लग रही है। तब लिस्बन कहती है कि ये सड़क तो गीली दिख रही है पर बारिश तो कल हुई थी। तब प्रोफेसर कहता है कि ये सीसीटीवी नकली है, ये लोग शायद सोने को दफनाने वाले हैं, इसलिए वो कचरे के ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हमें ये ढूंढना है कि वो बड़ा सा गड्ढा कहाँ होने वाला है। फिर हम बर्लिन के बेटे और तातियाना को देखते हैं जो कि सोने को दफना रहे होते हैं और दफनाने के बाद उस जगह को ऐसा रूप दे देते हैं कि जैसे कि वो किसी का घर हो, जिससे कि किसी को भी कोई शक ना हो। आगे हम तमायो को देखते हैं जो कि आर्मी वालों को समझा रहा होता है कि तुम सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाओ। जैसे ही हमें सगस्ता की टीम से सिग्नल मिलेगा हम अंदर घुसकर उन सभी गैंग मेंबर को पकड़ लेंगे। फिर हम वही लेडी को देखते हैं जो छुपकर लाइब्रेरी में सगस्ता के पास जा रही होती है। फिर वह लेडी सगस्ता को सिग्नल देती है जिससे कि सगस्ता समझ जाता है कि काम हो गया। फिर खेल शुरू होता है और वो घायल सोल्जर शौक में जाने की एक्टिंग करता है जिससे कि सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वह लेडी मौका पाकर पलेर्मो को पकड़ लेती है और जो दोनों सोल्जर्स डॉक्टर बनकर आए थे वो हेलसिंकी से उसकी गन को ले लेते हैं। आगे सगस्ता तमायो को बोलता है कि आप अपनी टीम को अंदर भेजो। फिर हम देखते हैं कि सोल्जर्स अंदर घुसने लग जाते हैं और वो एक एक करके सभी गैंग मेंबर को पकड़ रहे होते हैं। फिर सगस्ता तमायो से कहता है कि हमने सभी गैंग मेंबर को पकड़ लिया है। इस बात को सुनकर तमायो और बाकी लोग काफी खुश हो जाते हैं और बैंक के अंदर आते हैं। आगे तमायो लिस्बन का वॉकी टॉकी को ले लेता है और प्रोफेसर से बात करता है कि हमने सभी को पकड़ लिया है, ये कोई भी ट्रैप नहीं है, तुम खुद ही बात कर लो। आगे प्रोफेसर तमायो से कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। फिर प्रोफेसर सियरा को सोना ढूंढने के लिए कहता है। सियरा काफी घबरा जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। फिर प्रोफेसर कैसे भी करके सियरा को मना लेता है। फिर प्रोफेसर सियरा को एक नोट लिख कर देता है और उसके कान में कुछ कहता है। फिर हम देखते हैं तमायो और गवर्नर को जो वॉल्ट में आते हैं, वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्होंने पूरा वॉल्ट खाली कर दिया है। स्टोरी पास्ट में आती है और हम टोक्यो को देखते हैं जहां पर प्रोफेसर आते हैं और टोक्यो से कहते हैं कि आखिर में कोई भी नहीं बचा सिवाय तुम्हारे और मेरे, और उसे यह भी कहते हैं कि टोक्यो मुझे तुमसे प्यार है। तो टोक्यो भी कहती है कि मुझे भी आपसे प्यार है, इसलिए क्योंकि आप आखिर वक्त तक साथ देते हैं। हम बेफिक्र होकर पार्टी और मस्ती इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप दूसरी तरफ हमारे डोर थामे हुए हैं। अगर आप साथ हो तो हम आखिरी मिनट में भी बाजी पलट सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर खुद को सरेंडर करने के लिए लाल गाड़ी को लेकर बैंक में आते हैं और यहाँ पर यह एपिसोड एंड हो जाता है मनी हाइस्ट की 10वें एपिसोड की, जो कि ये लास्ट एपिसोड है। ये स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन के अंदर आता है। उसे देखकर गैंग के सभी लोग उदास हो जाते हैं, जिसके बाद तमायो प्रोफेसर को उसके गैंग के मेंबर्स के पास ले जाता है और बताता है कि उनके साथ अब बुरा होने वाला है, और प्रोफेसर को यह भी बताता है कि ये सब उसके गैंग के साथ सिर्फ उसी की वजह से होगा अगर उसने नहीं बताया कि सोना कहाँ है। जिसके बाद तमायो गैंग के सभी लोगों को कहता है कि जो भी उसे बताएगा कि बैंक ऑफ स्पेन का सारा सोना कहाँ है, उसे स्पेन की गवर्नमेंट बहुत सारे पैसों के साथ एक नई जिंदगी भी
भी देगी, जो सुनकर सभी गैंग के मेंबर्स एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर होता है कि यह सुनकर और लालच में आकर कहीं कोई अपना मुंह ना खोल दे। आगे हमें दिखाया जाता है एक पास का सीन, जो कि रॉयल मिंट में हुई चोरी के 2 महीने बाद का होता है। दरअसल रॉयल मिंट की चोरी में बर्लिन मारा गया था, उसके बाद प्रोफेसर टूट चुका था। फिर उसके बाद बर्लिन की याद में बैंक ऑफ स्पेन के सोने को चुराने की तैयारी शुरू कर दी थी। आगे प्रोफेसर के प्लान के अनुसार गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए उसका पाकिस्तानी हैकर प्लान को फॉलो करते हुए पलेर्मो को एक वीडियो रिलीज कर देता है, जिसमें पलेर्मो सारी दुनिया को बता रहा होता है कि किसी भी रिजर्व बैंक या बैंक ऑफ स्पेन से सोना कैसे चुरा सकते हैं, जिसे देखकर तमायो काफी गुस्सा हो जाता है। फिर से वो प्रोफेसर के पास आता है और बताता है कि तुम ये वीडियो दिखाकर देश को आर्थिक संकट में डालना चाहते हो, साथ में ब्लैकमेल करना चाहते हो, पर मुझे गवर्नमेंट से पूरी आज़ादी है कि मैं स्टॉक मार्केट से फंड रुकवा सकता हूँ और उठा भी सकता हूँ। दूसरी तरफ डेनवर को प्रोफेसर के प्लान पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रोफेसर को कहता है कि तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा। तो प्रोफेसर और लिस्बन उसे समझाते हैं कि चुप हो जाओ। तब तमायो समझ जाता है कि डेनवर शायद सब सच बता दे, इसलिए तमायो सबसे पहले प्रोफेसर और लिस्बन को बाकी गैंग से अलग कर देता है। अगले सीन में एंजल और वही एक्स प्रोफेसर को देखते हैं जो पंप के पास पहुंचते हैं और पंप को देखते हैं। तभी एंजल बताता है कि हम सोने को गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे हैं। आगे एंजल सोने को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियरा एंड बेंजामिन टीम को जो अपने दिमाग का यूज करते हैं, जिसके बाद उन्हें लगता है कि राफेल और तातियाना ने जरूर सोने को किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में रखा होगा, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले खरीदी होगी। तो उस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाने के लिए वो लोकल रजिस्ट्री ऑफिस निकल जाते हैं। आगे तमायो डेनवर को अलग कमरे में ले जाता है और उसे लालच देकर उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन डेनवर तमायो के साथ वही शाहरुख खान वाली हंसी के साथ मजाक करता है और उल्लू बनाता है। सच न बताने पर तमायो बाकी सभी गैंग मेंबर्स को डराने के लिए डेनवर को सभी लोगों के सामने से बाहर ले जाता है। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर राफेल भी बर्लिन और प्रोफेसर के साथ बैठा होता है। जब प्रोफेसर चोरी की प्लानिंग कर रहा होता है, तब राफेल को यह बात समझ में नहीं आती कि प्रोफेसर जैसा समझदार इंसान चोरी की लाइन में क्यों आ गया। तो बर्लिन और प्रोफेसर राफेल को समझाते हैं कि चोरी करना उनकी फैमिली का कल्चर है, जो कि इसकी शुरुआत राफेल के दादा से हुआ था। जैसे वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, उसी तरीके से उनके पिता चोर थे, इसलिए वह भी चोरी करते हैं। एक्चुअली बर्लिन और प्रोफेसर के डैड एक बैंक को लूटकर भाग रहे थे, तभी गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और ये सब होते हुए प्रोफेसर ने अपनी आंखों के सामने देखा था, क्योंकि उस दिन प्रोफेसर अपने डैड का पीछा करते हुए साइकिल से वहां तक पहुंच गए थे। उस वक्त प्रोफेसर के डैड को पुलिस वालों ने घुटने टेकने भी कहा था, लेकिन वो प्रोफेसर को देख लेते हैं तो वो अपने बेटे के सामने घुटने नहीं टेकते, तो पुलिस वालों उन्हें गोली मार देते हैं। ये सब होने के बाद ही प्रोफेसर ने चोरी करने का फैसला किया। प्रोफेसर के डैड का सपना था कि वो रॉयल मिंट में चोरी करे, तो प्रोफेसर ने उनका ये सपना खुद पूरा किया और ऐसे चोरियां पूरा करके प्रोफेसर उसके डैड से जुड़ा रहता है। दूसरी तरफ एंजल को पता चलता है कि प्रोफेसर का अड्डा कहाँ पर है, तो वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जहां से उसे कुछ जले हुए पेपर्स मिलते हैं, जिससे कि एंजल को लगता है कि वो पता लगा सकता है कि सोना कहाँ पर है। लेकिन ये सब भी प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा था, जिससे कि पुलिस का ऐसा लगे कि वो सोने को ढूंढने की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल प्रोफेसर पुलिस वालों को गुमराह कर रहा होता है कि जिससे कि उसे टाइम मिल सके। सोना न मिलने पर स्थिति खराब हो रही थी, इसकी वजह से तमाया गुस्से में प्रोफेसर को पीटकर उससे सोने की लोकेशन को पता करने की कोशिश करता है। तो प्रोफेसर उससे कहता है जो भी गैंग मेंबर्स बैंक ऑफ स्पेन के अंदर हैं, उनमें से किसी को भी नहीं पता कि सोना कहाँ पर है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। अगर मुझे सोने की लोकेशन पता होती तो मैं बैंक ऑफ स्पेन के अंदर आता ही नहीं। जो सुनकर तमायो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सियरा रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर वहाँ पर सबसे सीनियर लेडी को बंदी बना लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर को लिस्बन कहती है कि वो सच से भागना बंद कर दे, क्योंकि वो अपने भाई या अपने डैड के लिए चोरी नहीं करता बल्कि खुद के लिए करता है, जो कि उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में प्रोफेसर को लिस्बन से और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो शादी के लिए पूछ लेता है, जिसके लिए लिस्बन फटाक से हाँ कर देती है। ऐसी सच्ची लव स्टोरी देखकर तमायो की तो जल जाती है। अगले सीन में सियरा उसी लेडी से पता करवाती है कि कितनी लोगों ने पूरा कैश पेमेंट देकर हाथों हाथ प्रॉपर्टी खरीदी है। वहीं मार्शल टॉम थंब प्लान को फॉलो करते हुए एंजल की टीम को समुद्र तक ले जाता है। साथ ही स्टॉर्म वाटर टैंक से मिले प्रोफेसर के
बनाए हुए नकली सबूतों से भी पुलिस को यही लगता है कि प्रोफेसर की गैंग ने सारा सोना समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया है। तो तमायो नेवी को सोने ढूंढने को काम पर लगा देता है। फिर पाकिस्तानी हैकर पलेर्मो की दूसरी वीडियो भी रिलीज कर देता है, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि बैंक ऑफ स्पेन से सारा सोना चोरी हो चुका है, जिससे कि स्पेन के ऊपर आर्थिक संकट मंडराने लगता है। क्योंकि इस न्यूज़ के बाहर आने की वजह से सभी देश अपना पैसा स्पेन से निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से स्पेन का स्टॉक मार्केट भारी तेजी से गिरने लगता है, जिसकी वजह से जल्द ही स्पेन कर्जदार हो जाएगा और कोई भी देश उसे लोन नहीं देगा, ना ही उसकी कोई मदद करेगा। प्रोफेसर का एग्जैक्टली यही प्लान था कि पहले 2 वीडियो से स्पेन का स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से गिरेगा, जिसकी वजह से स्पेन की गवर्नमेंट घुटनों पर आ जाएगी और ये सब होने के बाद में गवर्नमेंट को प्रोफेसर के पास आना ही होगा। वहीं सियरा उस जगह को ढूंढ लेती है जहां पर सोना छुपा होता है, लेकिन वहां पर लगे सिक्योरिटी सिस्टम से राफेल और तातियाना को पता चल जाता है कि उनकी लोकेशन पर कोई आ गया है। तो वो दोनों अपने गैंग को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर तमायो प्रोफेसर से बात करने के लिए आता है, जहां पर उसकी गैंग को मारने की धमकी देता है। तो प्रोफेसर कहता है इस खेल में या तो हम दोनों जीतेंगे या दोनों ही हार जाएंगे। ये प्लान इस हिसाब से बना है कि यहाँ पर कोई एक ही नहीं जीत सकता। वहीं दूसरी तरफ सियरा और राफेल की गैंग के बीच में गोलीबारी होने से पहले सियरा राफेल को प्रोफेसर की दी हुई चिट्ठी पकड़ा देती है। आगे फिर प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से तमायो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, जहाँ पर वो सभी को बताता है कि हमने सोने को ढूंढ लिया है, जो किसी भी वक्त बैंक के अंदर आता ही होगा। तमायो की ये स्पीच देते ही वहाँ पर सोने से भरे ट्रक आ जाते हैं। साथ में स्पेन की आर्थिक स्थिति सही होने लग जाती है। सोने को देखकर लिस्बन को भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ और यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो प्रोफेसर लिस्बन को बताता है कि ये उसका आखिरी मास्टर प्लान था। ये सोना नहीं बल्कि पीतल है, जिसके ऊपर सोने की प्लेटिंग की हुई है। और एक फ्लैशबैक सीन में पता चलता है कि पलेर्मो को भी प्रोफेसर ने ये प्लान बता दिया था, क्योंकि अगर वैसा नहीं करता तो पलेर्मो उस चोरी में प्रोफेसर का साथ नहीं देता। प्रोफेसर वहां पर बताता है कि गोल्ड स्पेन की असली संपत्ति नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। बैंक में सोना रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दुनिया को लगना चाहिए कि बैंक के अंदर सोना है। प्रोफेसर की ये बात जिससे साबित हो जाता है कि जब सोना चोरी होने की खबर बाहर निकली थी तो स्पेन का स्टॉक मार्केट गिरने लगा था, लेकिन जैसे ही सोने की मिलने की खबर आई तो स्टॉक मार्केट फिर से उठने लगा, चाहे वो सोना नकली ही क्यों ना हो। प्रोफेसर ने ये चीज बर्लिन से सीखी थी, क्योंकि बर्लिन ने भी वाइकिंग के असली सोने को चुराकर उसकी जगह पर नकली सोने को रख दिया था। दूसरी तरफ जैसे ही तमायो को पता चलता है कि वो सोना असली नहीं है तो वो प्रोफेसर के पास आता है और कहता है मैं 10 तक गिनती करूंगा और अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि असली सोना कहाँ है तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को मार दूंगा। तो प्रोफेसर उसे समझाता है कि सोने के आने की खबर से सब कुछ ठीक होने लगा है। साथ ही प्रोफेसर ये भी कहता है कि तमायो इस मिशन को पूरा करके सभी के सामने हीरो बन जाएगा, और रही बात सोने के राज की तो वो स्पेन की गवर्नमेंट संभाल लेगी। लेकिन तमायो 10 तक गिनती पूरी करके गोलियां चला देता है। फिर तमायो बाहर आकर सभी को बताता है कि हॉस्टेजेस को छुड़ाने की आखिरी लड़ाई में सारे चोर मारे गए। साथ ही तमायो ये भी कहता है कि डेनवर ने इस केस को सॉल्व करने में उनकी काफी मदद की है, और जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता स्पेन की गवर्नमेंट डेनवर को प्रोटेक्शन में रखेगी। फिर पुलिस सभी चोरों की लाशों को बैंक से निकालकर एम्बुलेंस में डाल देती है, जो देखकर डेनवर को बहुत दुख होता है। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करते वक्त डेनवर को प्रोफेसर का बना हुआ बर्ड दिखता है, जिससे कि वो सारी सिचुएशन को समझ जाता है कि ये सब भी प्रोफेसर का ही प्लान था और गैंग के सभी लोग जिंदा हैं। जिसके बाद सभी लोग बैग से बाहर निकल कर आ जाते हैं। साथ ही सभी को प्लान की सफलता पे काफी खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर की चिट्ठी पढ़ते ही राफेल उसकी फैमिली का ट्रेडिशन याद आ जाता है, जिसके बाद वो सारे सोने को ले जाने देता है। साथ ही उसे पता होता है कि उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा। ये सब होने के 24 घंटे के बाद में आर्मी गैंग के सभी लोगों को एक जगह पर बुलाकर सभी लोगों को नया पहचान पत्र देती है। फिर वहां पर सियरा भी आ जाती है और उसे भी उसकी नई पहचान पत्र मिल जाती है। जिसके बाद प्रोफेसर सियरा से पूछता है कि सोना कहाँ पर है, तो वो बताती है कि सारा सोना पोर्तुगल में है। जिसके बाद पूरी गैंग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़ जाती है और अब इनमें से किसी को भी चोरी करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ में इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सच बताऊं तो मुझे खुशी के साथ साथ थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि इस स्टोरी के एंड में हमारे कई फेवरेट कैरेक्टर मारे गए थे और ये मनी हाइस्ट वेब सीरीज की एंड होने पर मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि अब हमें कोई सस्पेंस या एपिसोड का वो इंतजार वाला पल महसूस नहीं होगा। पर हर कहानी का हैप्पी एंड होता है तो हम भी इसे स्वीकार करते हैं और हम नेटफ्लिक्स और मनी हाइस्ट के सभी क्रू मेंबर का
दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमें ये शानदार वेब सीरीज़ दी। पर दोस्तों हमारा साथ हमेशा रहेगा। तो मिलते हैं नई मूवी और नई वीडियो के साथ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये चैनल पे आप नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि नई वीडियो की अपडेट आप सबको सबसे पहले मिलते रहे। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं अलग अलग मूवी पे, तो जाके एक बार उसको जरूर चेक कीजिए और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।